आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जेल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया और पिंडी में अब सुनामी टकराने के लिए तैयार है। ये ऐलान क्या है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर इमरान खान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, इसका इमरान खान ने क्या जवाब दिया है, ये भी बताएंगे अपने सुनने वालों को। लेकिन राय साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 जजेस का तफसीली फैसला आया और फिर उस फैसले के बाद हुकूमत ने जो इस पर तनकीद की, और फिर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक इमारत, एक कमरे के अंदर राय साहब एक कमेटी का इजलास बुलाया जाता है जिसमें जस्टिस मंसूर नहीं बैठे। वहाँ पर किस किस्म के फैसले किए गए और क्या बारीक वारदात डाली गई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, इसकी भी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन क्यों इस वक्त खौफ उस पर तारी है और वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं, ये भी हम अपने सुनने वालों को बताएंगे। लेकिन राय साहब, जो इमरान खान साहब ने आज जेल से पैगाम दिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। आपको मालूम है कि उन्होंने मियाँ वाली जलसे की कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ राय साहब। लेकिन जब इमरान खान को बताया गया कि किस तरह लाहौर का जलसा कामयाब हुआ, हुकूमत की भरपूर कोशिश थी कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, लेकिन इसके बावजूद अवाम सड़कों पर निकली है। साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसे जलसा कहती है, मैं इसे रेफरेंडम कहता हूँ। और ये रेफरेंडम था पाकिस्तान की आवाम का, लाहौर की आवाम का, जो लाहौर में देखा। और फिर हमने जो इस्लामाबाद में देखा, वो इस्लामाबाद की जो लोग गैदर हुए पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, वो रेफरेंडम था इस हुकूमत के खिलाफ। अब मियाँ वाली जलसे का जिक्र जब खान साहब से हुआ तो उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं। एक तो मियाँ वाली जलसे की बजाय पिंडी में जलसा किया जाए, और सुनामी अब पिंडी में टकराएगा। और पिंडी में जलसा होने का मतलब क्या है साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और फिर इसके साथ साथ जो प्रोपेगेंडा इमरान खान की ज़ात को लेकर जो यहूदी लॉबी का है वो किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल खान साहब ने इसका जवाब भी दिया। और उन तमाम लोगों को जो मुसलसल इमरान खान पर तनकीद करते हैं, इनका एक मुकम्मल जो है एक जो काउंटर बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और फिर इमरान खान का जो मौक़िफ़ है। राय साहब, खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरा माजी में भी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल की जानिब हमें जाना होगा। और कोई भी बात हो सकती है, जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये है कि दरअसल इस्राएली अखबार ने मेरी तारीफ़ की है। अखबार ने लिखा कि मैं पाकिस्तान का वाहिद लीडर हूँ जिसकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी है। गुज़श्ता रोज़ जो यरूशलेम पोस्ट में राय साहब आया, इसके ऊपर तनकीद हुई और इमरान खान से कहा गया कि आप इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दें और बताएं कि जो इसराइल के अखबारात हैं वो आपकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। हुकूमत बयानियाँ तो बना रही थी, लेकिन ऐसा 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, जलसे, सियासत, रेफरेंडम, आप इसे कैसे देखते हैं, तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। और फिर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी अगर किसी दुनिया के अखबार में आए तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आप मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ कर देते हैं। राय साहब, लाहौर में अली मिन गंडापुर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसके साथ साथ 250 लोग इस मुकदमे में नामजद किए गए जिन्होंने टोल प्लाजा के ऊपर तोड़फोड़ की, गाड़ियों को की शीशे तोड़े, और फिर इसके अलावा भी दीगर दफात भी उनके ऊपर लगाई गई हैं। तो राय साहब, यही फिर हौसला था रियासत का, जो इस वक्त हुकूमत ने रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई है जहाँ पर कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी 4 बड़े अहम जुमले कहे हैं। वो चारों जुमले आपने नहीं बताए, लेकिन मैं बता देता हूं कि वो इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट वो आपके लिए छोड़ दिए थे। मैंने कहा आप बताएं। आप बताएं जी, मैंने वो आपके लिए छोड़ दिए थे ताकि आप बताएं। तो वो चारों जुमले भी, चूंकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की जो टॉक है इसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया जाता है, लेकिन सब जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद होते हैं वो इन जुमलों को अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। अच्छा, एक तो जो आपने बयान कर दिया कि इमरान खान साहब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से
जो एक प्रोपेगेंडा किया गया और इसके ऊपर हमने एक पूरा वाकया बयान किया था और अब पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से उस वाकये पर मबनी और मुश्तमिल जो वीडियो है इसको ट्वीट भी किया है। तो उससे भी साबित हो जाता है कि असल में वो वाकया क्या था और इमरान खान साहब ने कैसे एक अमरीकी सहाफ़ी के सामने, जहां बहुत बड़ी वेस्टर्न ऑडियंस मौजूद थी, तो खान साहब ने कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मेरी पॉलिसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी की तरह है कि जब तक फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत नहीं बनता उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये कहा कि इस वक्त मनसूबा ये बना हुआ है कि अदलिया को ख़त्म कर दिया जाए और ये गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, लेकिन इसको अमली तौर पर नाफिज करने का प्लान बनाया गया है। उसके बाद खान साहब ने यह भी कहा कि ये ऐसी तरमीम करने लगे हैं जो आज तक किसी फौजी डिक्टेटर ने नहीं की। मैं इन तरमीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू करूँगा और ये एक ऐसी तहरीक होगी जो कि उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ये जाली आइनी तरमीम भी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जस्टिस फायज़ ईसा, जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सबसे घटिया और सबसे मक्कार एजेंट हैं, तो उनके मुतल्लिक खान साहब ने कहा कि जस्टिस फायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर भी हैं और ओपनर बल्लेबाज भी, और थर्ड अंपायर इनकी टीम का कप्तान है जो कि पीछे बैठकर सब कुछ चला रहा है। उसके बाद खान साहब के अल्फाज के बकौल कोट अनकोट उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 की हुकूमत है। याह्या खान ने भी पाकिस्तान की उस वक्त की जो सबसे मकबूल जमात थी उसके खिलाफ ऑपरेशन किया था, उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था और आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है और याह्या खान पार्ट 2 की जो हुकूमत है ये इस किस्म के ऑपरेशन कर रही है और इसके जो नताइज हैं ये सबको पता है कि किस किस्म के निकल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछले एक हफ्ते में जो हमने सख्ती देखी कि मज़ीद बढ़ गई। बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक भी एक इनसाइड स्टोरी आई कि जेल के अंदर उनके ऊपर भी सख्तियाँ बढ़ा दी गई, यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि चीफ मिनिस्टर केपी हैं उनको ISI ने अपनी तहवील में लिया। आपने जिस मुकदमे का जिक्र किया कि लाहौर में एक मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया, खान साहब के ऊपर बगावत का बड़ा एक संगीन नोयत का मुकदमा बनाया गया कि उन्होंने सिपा सालार के मुतल्लिक कोई नामुनासिब अल्फाज बोले, लेकिन इसके मुतल्लिक भी खान साहब ने कहा कि मैंने कोई अल्फाज नहीं बोले, असल में मैंने तो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के एक इक़्तिबास का हवाला दिया और जाहिर है कि वो चीफ जस्टिस के लेवल पर बनाई गई रिपोर्ट थी, वो खान साहब ने तो नहीं बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में चीफ जस्टिस के लेवल पर बनाई गई इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है, तो मैंने तो वो इक़्तिबास जो है उसको दोहराया है। लेकिन इससे ये साबित होता है कि जो पिछले 8-10 दिन में सख्तियाँ बढ़ी हैं, जो जबर बढ़ाया गया, उसके बावजूद इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो अपना स्टैंस है उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी सूरत झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब जो इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में जलसे की कॉल दी है, इसको एक दिन पहले हम ब्रेक कर चुके थे कि मियाँ वाली में जो जलसा होना था और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि उसके बाद हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे। अब रावलपिंडी के जलसे की अहमियत क्यों है? मिसाल के तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो एक मरकज़ी मकाम है जहाँ से रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जा सकता है वो है फैज़ाबाद का। फैज़ाबाद में आम तौर पर तहरीक लब्बैक धरना देती है या मजहबी जमातें या सियासी जमातें भी फैज़ाबाद पर धरना इसलिए देती हैं कि फैज़ाबाद पर जब कोई जलसा जुलूस हो, एहतजाज हो, धरना हो तो इस्लामाबाद जाने वाला जो मरकज़ी रास्ता है ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और चूँकि इस्लामाबाद में पूरी आलमी सफारती बरादरी बैठी है, आपका US एम्बेसी, कैनेडियन हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन, इसी तरह पूरी दुनिया के जो सफारत खाने हैं ये इस्लामाबाद में हैं, तो वो जो जलसा है या जो धरना है उसके मुतल्लिक पल पल की रिपोर्ट और पल पल की खबर के मुतल्लिक जो केबल्स हैं, जो डिप्लोमेटिक केबल्स हैं, जो सफारती केबल्स हैं, ये अपने अपने दारुल हुकूमतों में भिजवाए जाते हैं। तो इसलिए एक तो फैज़ाबाद का मकाम इसलिए अहम है, इसके 6-7 किलोमीटर बाएं जानिब इस्लामाबाद का रेड जोन है जहाँ पे इशाराए दस्तूर है, सुप्रीम कोर्ट है, गैर मुल्की सफारत खाने हैं, PTV, ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस,
और उसके 6-7 किलोमीटर बाएं जानिब GHQ और इसी तरह फौज के हसास जो हैं वो दफाते रहे। अब जाहिर है कि PTI ये धरना फैज़ाबाद के ये जो जलसा है ये फैज़ाबाद के मकाम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैज़ाबाद के मकाम पर किया गया तो इससे इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। तो PTI की प्रेफरेंस क्या होगी? PTI की प्रेफरेंस ये होगी कि उनको लियाकत बाग के अंदर जलसे की इजाज़त दी जाए और वो NOC अप्लाई करें कि हमें लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दी जाए। अब लियाकत बाग हाशमी साहब ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसको भरना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लियाकत बाग से पाकिस्तान की तारीख की बड़ी तल्ख यादें जो हैं ये वाबस्ता हैं। यहाँ पे लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया था। इसी तरह जो बीबी का जलसा था वो भी लियाकत बाग में जब ख़त्म हुआ और फिर मरी रोड के ऊपर जो है उनके कत्ल का वाक़या सामने आया, वो जाँ बाग हुई और शहीद हुई। तो इस तरह यहाँ लियाकत बाग में होने वाली एक जलसे में ANP का जो एक जलसा था उस पर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में ANP के जो कारकुन हैं वो शहीद हो गए थे। तो इसलिए लियाकत बाग से बड़ी तल्ख यादें वाबस्ता हैं। लेकिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में अगर कोई एक जमात इस वक्त जलसा करने की अहलियत रखती है और इस पूरे ग्राउंड को भरने की सलाहियत रखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो PTI है। अगरचे ये मुमकिन नहीं होगा कि लियाकत बाग में इनको जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन रावलपिंडी के किसी भी मकाम पर इनको इजाज़त दी गई तो इसकी सिंबॉलिक हैसियत ये होगी कि रावलपिंडी के शहर को कुछ लोग इस्तारतन कहते हैं ताकतवरों का शहर, इस्टेब्लिशमेंट का शहर, GHQ का शहर, क्योंकि रावलपिंडी में फ़ौज की हसास जो तनसीबात हैं, इसी तरह GHQ और GHQ के अंदर फिर ISPR, तो ये तमाम हसास इमारतें वहाँ पे हैं। तो इसलिए जो इस जलसे से मैसेज जाएगा वो आप ये कह लें कि थोड़ा करीब से इस्टेब्लिशमेंट के पास जाएगा। लाहौर से तो मैसेज थोड़ा सा दूर से गया होगा, लेकिन रावलपिंडी से जो पैगाम रसानी होगी ये बहुत करीब तरीन जगह से होगी। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि मियाँ वाली को बाद में करेंगे, पहले हम रावलपिंडी में जलसा करें, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त अडियाला जेल की कुंजी, इस वक्त लूटे हुए मैंडेट को वापस लाने की कुंजी, इस वक्त तहरीक इंसाफ पर जबर ख़त्म करवाने की कुंजी, इस वक्त आइनी तरमीम, जाली आइनी तरमीम को रुकवाने की कुंजी, ये सारी कुंजियाँ फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये जो मुट्ठी है इसको खोलने के लिए इस वक्त ये फैसला किया है कि ठीक है हम रावलपिंडी में जाके जलसा करते हैं, ताकि एक थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को दिया जा सके। राज साहब, जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला या मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये इंतहाई अहम फैसला है, ऐसे वक्त में जब हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस फैसले को आने से पहले ही हम उल्टा दें। हमने मुख्तसर फैसले के अंदर हुकूमत का रिएक्शन देखा और जिस तरह से पाकिस्तान की बार्स को एक्टिव किया गया, पाकिस्तान के जजेस को एक्टिव किया गया और पार्लियामान के अंदर जो आईनी पैकेज लाने की तैयारी हो रही है अब इस फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। और राय साहब, इसके साथ एक और काम भी ये हुआ कि 63A वाला जो मामला है इसके ऊपर भी जस्टिस मंसूर को एलिमिनेट करके काजी साहब ने एक बारीक वारदात डाली है। अब ये जो 70 सफ़ात पे मुश्तमिल फैसला है ये पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जमहूरियत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। राय साहब, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला तहरीर किया गया जस्टिस मंसूर साहब की तरफ से, वो ये लिखते हैं और जो सबसे अहम सवाल इस पे बार बार ये पूछा गया, हुकूमत ने बार बार ये कहा कि जिसने दरखास्त नहीं दी, जिसने इस्तदा नहीं की, आपने उनको रिलीफ दे दिया। अब इसका जवाब भी आ गया है। जस्टिस मंसूर लिखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 199 में वो इख्तियार मौजूद नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने के लिए आर्टिकल 187 में है। इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 218(3) में इख्तियार था कि इलेक्शन साफ और शफाफ हों। पेशावर हाई कोर्ट इख्तियार ना होने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त ना होते हुए शफाफ इंतखाबात पर मुकम्मल इंसाफ का वो फैसला नहीं कर सकती थी जो सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन कर सकते थे। पेशावर हाई कोर्ट जो कर सकती थी और इसमें नाकाम हुई वो ये कि वो इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा फैसला करने के लिए रिमांड बैक कर सकती। राय साहब, हो सकता था ना कि अगर इख्तियार होता तो कहती कि इलेक्शन ये जो मामला है इसको देखे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने ये काम नहीं किया और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी। इस बात का जवाब किस तरह दिया गया? राय साहब, तफसीली फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
फरीक बनने की दरखास्त मंजूर नहीं हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तकनीकी रुकावटों की मोहताज नहीं है, मगर इंसाफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना जरूरी था। फैसले में यह भी लिखा गया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाजा बुनियादी तौर पर दीगर सवाल और तनाजात से मुख्तलिफ होता है। यह समझने की बहुत कोशिश की गई कि सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कहां से आ गए, और पाकिस्तान की अवाम ने जिस राय साहब जिस पार्टी के नाम पर वोट दिया, अगर वो पार्टी पार्लियामान में मौजूद नहीं होगी तो फिर ये इमानत में खयानत तस्वर की जाएगी। ये मेरी अपनी असेसमेंट है राय साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यकीनन इस फैसले के ऊपर और इस असेसमेंट को अपनी उसकी एक झलक जो है वो आपको इस तहरीर में नजर आएगी। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब चूंकि जजेस कोशिश कर रहे थे, वो ये भी लिखते हैं कि पीटीआई का ये दावा है कि आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर करता है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। फैसले में राय साहब यह भी कहा गया कि आईन और कानून किसी शहरी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोक सकता। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का इख्तियार देता है। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस के लिए अहम है। हम 8 जजेस, रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इकदाम पर एक दूसरे से मुत्तफिक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके उम्मीदवारान ने उनकी वजह से भारी नुकसान उठाया और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से जो दूर रखा गया, यह भी एक नुकसान पहुंचा। और राय साहब जो दिलचस्प बात इस फैसले के अंदर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याया अफरीदी मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के जो गैर कानूनी इकदाम से इसे शदीद नुकसान पहुंचा। और ये तमाम जजेस कह रहे हैं, और याया अफरीदी का अगर आप 24 सफ़ात पर जो इख्तलाफी नोट है उसमें उन्होंने एसआईसी को तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जरूर कहा कि ये मामला नशिस्तें उनकी हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये रेप्रीमांड किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो 7 दिन के अंदर फैसला करें। राय साहब इसमें यह भी जो 7वां नुकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तफसील बताना अपने सुनने वालों को इसलिए भी जरूरी है ताकि हम इसकी एक डायरेक्शन सेट कर सकें और तज्जिए पे जाने से पहले कि सवालात जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के दीगर इदारों पर इस वक्त एक बहुत इंतहाई अगर ये कहा जाए कि जंग की कैफियत है राज साहब, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। जजेस अपने साथी जजेस के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने अपनी तफसीली फैसले में करार दिया कि बतौर एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 को साफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। क्या अब चीफ इलेक्शन कमीशनर राय साहब उनके साथी अराकीन अब अपने ओहदों से फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए, ये सवाल है। और राय साहब इसमें कुछ आप ऐड करना चाहें, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो रिमार्क्स आए जिस तरह से अदालत और जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर और बाकी लोगों के जो फॉर्मेशन ऑफ कमेटी का मामला है वहां से जो काम किया जा रहा है और बरीक वारदात डाली जा रही है, उससे तो पता ही चलता है कि अब एक जंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई नहीं मानेगा और हुकूमत कहती है कि ये अदालती गुंडागर्दी की गई है जजेस की तरफ से। ये कोट एंड कोट अल्फाज हैं फैसल करीम घुंडी के। देखिए इस फैसले के जो 4 नुकात हैं वो असल में इस पूरे फैसले का निचोड़ हैं। ये चारों नुकात आम अल्फाज में, आम फहम जुबान में अपने व्यूअर्स को समझाते हैं। अच्छा एक चीज साहब एक इसमें मैं ऐड कर दूं, ये फैसल करीम कुंडी नहीं बल्कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान जिन्होंने ये बात कही कि ये अदालती गुंडागर्दी के जरिए सब कुछ हुआ। मैं इसकी तस्दीक कर दूं। जी राय साहब, तो ये इस फैसले का जो निचोड़ है ये 4 लाइनों के अंदर छुपा हुआ है। ये चारों लाइनें जो इस फैसले की हैं ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो बहुत क्लियरली, बहुत वजाहत के साथ ये कहा गया इस तफसीली फैसले में कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। ये नहीं कहा गया कि गैर कानूनी है, ये कहा गया कि 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इसकी किसी किस्म की कोई आइनी हैसियत नहीं है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद दूसरा नुक्ता जो कि इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक था, उसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन असल में तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी बन के
या एक मुखालिफ फरीक बन के ये केस लड़ता रहा। यानी इन 8 जजेस ने यह कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, तुम एक मुतासिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, तुमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार अदा नहीं किया, तुमने तहरीक इंसाफ की एक मुखालिफ पार्टी का किरदार अदा किया और एक मुखालिफ फरीक के तौर पर तुम ये केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ते रहे। और फिर यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान का पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना यह गैर कानूनी और गैर आईनी है। उसके बाद इसी फैसले का जो तीसरा अहम नुक्ता है, इसमें असल में जस्टिस फायज ईसा की जो नाम नेहाद, वो पंजाबी में कहते हैं कि नाम नेहाद इज्जत को मट्टी में रोल दिया गया और पूरे पाकिस्तान को बताया गया कि जस्टिस फायज ईसा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए कैसे तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया। क्योंकि इस तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि जो पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यानी जस्टिस फायज ईसा ने पीटीआई के आईनी हकूक की वजाहत नहीं की। अगर इस फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के आईनी हकूक की वजाहत करती तो फिर इलेक्शन कमीशन की जुर्रत न होती कि वो इस फैसले की गलत तशरीह करता। जैसे कि जस्टिस फायज ईसा ने जब ये देखा कि पूरी कानूनी बरादरी की जानिब से फायज ईसा पर तनकीद हो रही है, तो उन्होंने ये कह दिया कि हमने तो बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं छीना, हमने तो किसी को आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला था। लेकिन अब ये 8 जज साहिबान ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई के आईनी हकूक थे इसको अपने फैसले में वाजे नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी कन्फ्यूजन पैदा हुई। उसके बाद इसी फैसले का एक और अहम नुक्ता ये था कि जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में संगीन गलतियां करे तो इन गलतियों को सुधारने के लिए अदलिया की मदाखलत जरूरी हो जाती है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के उस मौक़िफ़ को उठा के दीवार पे मारा है इन 8 जज साहिबान ने, जिसमें वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इससे कोई पूछगिछ नहीं हो सकती, इसके किसी इकदाम को किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट करे। इसके अंदर वाज़े तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जब इंतखाबी अमल में गलतियां करे तो अदलिया की मदाखलत ज़रूरी है। इंतखाबी अमल की साख को नीचा दिखाने से जमहूरियत जो है ये नीचे होगी। उसके बाद ये जस्टिस फायज ईसा के इस तारतन में कह रहा हूं कि उनके मुंह पे कालक भी मली गई है इसी फैसले के अंदर। और इस फैसले के अंदर बड़े मानीखेज अंदाज में यह लिखा गया कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला था ये रात तकरीबन 11 बजे जारी किया गया और इन जज साहिबान ने यह इंडिकेट किया कि यह मिली भगत थी जस्टिस फायज ईसा की इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि वो पीटीआई का जो एक नजरियाती ग्रुप सामने लाया गया था, जब पीटीआई ने उसके टिकट लिए आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और क्योंकि उनको अगवा कर लिया गया था और उसके बाद फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आधी रात को 11 बजे आया तो फिर एक कन्फ्यूजन हो गई। आधों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया, किसी को कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं, किसी के जो टिकट है नजरियाती ग्रुप के वो कैंसिल कर दिए गए। तो ये इंडिकेट किया गया कि रात 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और आधी रात को सुनाए गए फैसले जो है हाशमी साहब वो आईनी और कानूनी नहीं हो सकते, वो आमराना फैसले होते हैं जो रात को शब खून मारा जाता है। तो जस्टिस फायज ईसा की टिका के जो है ना ये मिट्टी प्लीद किया जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और ये जो 6 जज साहिबान थे इस फुल कोर्ट के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अगरचे अपना जो नोट लिखा तहरीरी इख्तलाफी नोट, उसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं बल्कि पीटीआई को ये नशिस्तें मिलनी चाहिए, पीटीआई एक सियासी जमात है। और आप ये कह लें कि इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि अगर ये पटिशन डायरेक्ट पीटीआई की जानिब से आती तो ये ज़्यादा बेहतर होता, ये मतलब उनका अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये बड़े वाज़े तरीके से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ बताया गया है, वही बात बताई गई है जो कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने बताई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस फायज ईसा इन्होंने मिलकर ये धांधली की और इन्होंने इस धांधली का प्लॉट बनाया था और इसके ऊपर अब ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये मोहर सब्द कर दी है और जस्टिस फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है सब फैसले में जो बात लिखी गई कि इस तरह साथी जजेस के बारे में राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतादिफ है।
कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, ये निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का जो अमल है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुनाफी है। और फिर राय साहब उन्होंने ये भी लिखा, जो सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग है ना, इसका भी जिक्र है, इसको भी इन्होंने एक्सपोज किया कि भारी दिल से बताते हैं 2 जजेस हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं करते। बतौर बेंच मेंबरान कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। 2 जजेस का ये अमल अदालती कार्रवाई फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। और सब जो अल्फाज थे कि 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावज कर गए और ये एक किस्म के 2 जजेस के खिलाफ राय साहब चार्जशीट है जो पेश की गई। राय साहब एक और भी काम हुआ है और दूसरी तरफ कल को पता नहीं रेफरेंस जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसका एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर बाकायदा तौर पे जस्टिस मंसूर ने अपना एक खत जो है वो लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने कहा कि जब तक ये मामला आप इसे फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाते मैं इस कमेटी में नहीं बैठ सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से अलहदा करने की वजह क्या है ये बताई जाए। जब तक इस कोई मुनासिब वजह सामने नहीं आती तब तक मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा जो जस्टिस काजी फायज ईसा थे उधर से वो घर गए और इन्होंने पीछे से एक कमेटी जो है एक बेंच तश्कील दे दिया है और 30 सितंबर को अब जो 63A की डेफिनेशन की नजरसानी अपील है उसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात रहा है साहब इसके अंदर ये है कि इस खत के बाद और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बीरबल हैं हुकूमत के वो काजी साहब को बचाने के लिए आए और उन्होंने मुख्तलिफ तौजीहात पेश की। अभी जो खत है राय साहब इसके जो इंतहाई अहम निकात ये 1 बाय 1 अपने सुनने वालों के सामने रखते हैं कि काजी साहब जाते जाते कौन सा गुल जो है वो खिला रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। इसमें रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट या बेंच कर सकता है या फिर आप फुल कोर्ट के सामने इस मामले को रखें। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। चंद घंटों के बाद कैसे कमेटी में तरमीम की गई और नए जज को शामिल किया गया, जस्टिस मुनीब को क्यों हटाया गया। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि यहां ये याद दहानी करानी जरूरी है कि चीफ जस्टिस ने बतौर सीनियर जज हमेशा शफाफियत की बात की। बतौर सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस असूलों की बात करते हुए कई महीने अपने चैम्बर में बैठे रहे। साहब आपको याद है ना, उमर अता बंदयाल से उन्होंने इख्तिलाफ किया और कहा कि मैं तो चैम्बर वर्क करूंगा और मैं नहीं आ रहा अदालत के अंदर, कि जब तक आप फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। और फिर ये एक फर्द वाहिद का जो पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर राज है इसे खत्म होना चाहिए। आपको राय साहब याद है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक आप ये अपने इख्तियारात को निचले यानी एक ही किस्म के आप जो बेंच बनाते हैं ऐसा क्यों है। तो उस वक्त काजी साहब कानून और आइन की बात करते थे, इसका हिस्सा भी बनाया गया इस खत के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की आईनी दुरुस्तगी का तयन करे या सुप्रीम कोर्ट इंतजामी तौर पर ऑर्डिनेंस में तरमीम पर अमल दरामद का फैसला करे तो तब तक चीफ जस्टिस पहले वाली कमेटी को बहाल करें। सब इसमें 2 चीजें बड़ी अजीब सी हो गई हैं क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो इजलास हुआ उसमें एक तो 63A नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए से मुकर्रर करने वाला मामला है और फिर उसके बाद जो ऑडियो लीक्स वाला केस है। अब जब ये 30 सितंबर को केस लगेगा तो लोग वहां जाकर ये कह सकते हैं कि सरकार पहले तो इसकी फॉर्मेशन जिस तरह ये बेंच बनाया गया हमें इसके ऊपर इतराज है, क्या उसको टेकअप किया जाएगा मामले को या फिर समाअत होती रहेगी और काजी साहब फैसला इसी तरह सुनाते रहेंगे। राय साहब देखिए हाशमी साहब, इसके अंदर भी जस्टिस फायज ईसा ने एक बड़ी घिनौनी वारदात की है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस कमेटी में उन्होंने बैठने से इनकार किया। तो चीफ जस्टिस के तौर पर उनको ये चाहिए था, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सबसे सीनियर जज हैं जस्टिस फायज ईसा के बाद और अगले चीफ जस्टिस भी वही हैं। अगर जस्टिस फायज ईसा उनके ओहदे पर शब खून ना मारें तो उनको चाहिए था कि उन्होंने जो कानूनी सवालात उठाए, जिसमें कानूनी सवाल ये था कि ये जो बेंच बनाने वाली कमेटी है इसको सिर्फ फुल कोर्ट के जरिए या फिर फुल कोर्ट बेंच के जरिए या फुल कोर्ट इजलास के जरिए इसमें रद्दोबदल किया जा सकता है
उसके सिवा ये रद्दो बदल नहीं किया जा सकता। तो बजाय इसके कि जस्टिस फायज ईसा इस कानूनी नुक्ते का जवाब देते, उन्होंने शुक्र किया कि चले जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस कमेटी में नहीं है, और उन्होंने एकतरफा फैसला करते हुए ये जो आइन का आर्टिकल 63A है इस पर नजरसानी की दरख्वास्त 30 सितंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। यानी एक तरफ तो ये तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ, दूसरी जानिब फायज ईसा को ये पता था कि ये तरमीमी ऑर्डिनेंस ये कठपुतली हुकूमत जारी करेगी, इसलिए जो जुमेरात को इजलास होना था उसमें उन्होंने जानबूझ के शिरकत नहीं की, वो घर भाग गए और मिली भगत से, और बाद में तरमीमी ऑर्डिनेंस जैसे ही जारी हुआ उसको फौरी तौर पर इन्होंने नाफिजुल अमल कर दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन को इस नाम नहाद कमेटी के अंदर शामिल कर लिया जो कि बेंच की तश्कील करती है। अब जो 63A है ये डायरेक्टली जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक है, क्योंकि 63A को जो इतनी जल्दी नजरसानी में इन्होंने समाअत के लिए फिक्स किया है 30 सितंबर को, वो इसलिए किया है कि 63A के तहत यानी अगर इस आर्टिकल में तरमीम हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि पीटीआई के वो अरकाने पार्लियामेंट जिनको अगवा कर लिया जाएगा या जिन पर तशद्दुद किया जाएगा या जिन पर दबाव डाला जाएगा, अगर उन्होंने इस दबाव के तहत इस तशद्दुद की वजह से इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट दे दिया तो फिर वो डी सीट नहीं होंगे, उनका वोट भी शुमार कर लिया जाएगा। और जाहिर है कि ये किसका इंटरेस्ट है? जस्टिस फायज ईसा का इंटरेस्ट है कि इस वक्त जो पहले मरले में 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो सकी इस आईनी तरमीम के लिए, तो वो आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी हो। इसका मतलब यह है कि जस्टिस फायज ईसा इनडायरेक्टली ये अगवाकार हैं, ये लाइसेंस दे रहे हैं एजेंसियों को कि ठीक है आप अगवा करें पीटीआई के लोगों को और उसके बाद आप हॉर्स ट्रेडिंग करें। तो जस्टिस फायज ईसा के जो उनका ये सीवी है जब वो रिटायर होंगे तो इनकी साख के ऊपर एक और सवाल ये भी होगा कि ये अगवाकार भी थे, ये अगवाकारों के सहूलतकार भी थे, क्योंकि जाहिर है कि जो भी अरकाने पार्लियामेंट हैं उनको पुलिस के जरिए अगवा करवाया जाए, किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे के जरिए अगवा किया जाए, तो इसका मतलब है कि जस्टिस फायज ईसा उसके लिए एक कानूनी रास्ता फराहम कर रहे हैं। और देखें कितनी उजलत में, क्योंकि इनको पता है कि 25 अक्टूबर तक की डेडलाइन इनके पास, तो इन्होंने 30 सितंबर को ये फौरन समाअत के लिए इसको फिक्स कर लिया। उसके बाद ये जो बेंच फॉर्मेशन हुई है इसमें भी जस्टिस फायज ईसा का मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के बकौल घटियापन जो है ये सामने आया, क्योंकि एक तो वो खुद इस बेंच में होंगे जस्टिस फायज ईसा, और उसके बाद उनके दो हम ख्याल जज यानी जस्टिस अमीनुद्दीन जिनको जबरदस्ती बेंच बनाने वाली कमेटी में शामिल किया गया था, उसी से पता चल गया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है ये किसके एमा पर क्या खेल खेलेंगे। और इसी तरह फिर एक जो एडहॉक जज हैं जस्टिस मजहर आलम, तो 5 रुकनी बेंच में से 3 जो जज हैं यानी जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मजहर आलम, इनके जरिए ये इंश्योर कर लिया गया है कि 30 सितंबर को ये जो समाअत होगी और इस केस के अंदर वही फैसला आएगा जो जस्टिस फायज ईसा चाहते हैं और जो कठपुतली हुकूमत चाहती है। इस कदर पस्तियों में गिरे हुए हैं, इस कदर जलालत की गहराइयों में गिरे हुए हैं कि उनको इस वक्त उनके सर पर सिर्फ ये सवार है कि मेरी एक्सटेंशन हो जाए। लेकिन हाशमी साहब भी इसके अंदर एक ट्विस्ट भी आ सकता है। वो ट्विस्ट ये आ सकता है कि अगर ये आइन के आर्टिकल 63A के अंदर ये तरमीम हो गई तो ये भी हो सकता है कि जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन तन हो, ये तरमीम मंजूर हो जाए, जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की एक्सटेंशन या दोबारा तैनाती वो 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम थ्रू हो जाए, लेकिन जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक इस मुसद्दे में से इनकी एक्सटेंशन या इनको आइनी अदालत का सरबराह बनाने की शिक निकाल दी जाए। क्योंकि इस वक्त जो फजलुर रहमान साहब हैं और बिलावल जरदारी और इसी तरह नून लीग के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि फायज ईसा को जाने दें, फायज ईसा के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को, पूरी कानूनी बरादरी को अपना मजीद दुश्मन मत बनाएं और इतनी अंधेर नगरी मत करें। यानी यह भी हो सकता है कि जस्टिस फायज ईसा को एक मरतबा फिर टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करके दोबारा रद्दी की टोकरी में फेंकी जाए। लेकिन जस्टिस फायज ईसा चालाक भी बढ़े और मक्कार भी बढ़े। ये यकीनन इस वक्त हुकूमत से गारंटीज मांग रहे होंगे कि ठीक है, मैं इस आइन के आर्टिकल 63A में हम इसमें तरमीम के हक में फैसला दे देंगे, लेकिन पहले मुझे गारंटी दें कि मुझे क्या मिलेगा। मुझे गारंटी दें कि मुझे आप आईनी अदालत का सरबराह बनाएंगे या मुझे आप ये जो चीफ जस्टिस के तौर पर
मुझे एक्सटेंशन देंगे। तो इस वक्त जस्टिस फायज ईसा यानी पाकिस्तान की तारीख के सबसे जो आप कह सकते हैं कि बदतरीन किरदार जो हैं वो बनकर सामने आए हैं। और ये मेरे और आपके अल्फाज नहीं है, ये दो तबकात के सबसे ज्यादा अल्फाज हैं। एक, पाकिस्तान भर के वकला तंजीमें, बार काउंसिल्स, यहां तक कि पाकिस्तान बार काउंसिल का भी इसी किस्म का एक एलामिया आ गया। और दूसरी जानिब जितने सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं और जो एंकर और सहाफी हैं वो सब कहते हैं कि इतने घटियापन के ऊपर जस्टिस फायज ईसा उतर आए हैं कि इसकी कोई मिसाल जो है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती।